अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्मार्ट वर्क जोन। अब हम जो है पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं MGT 602 का। पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा तो वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। लेक्चर जो है थोड़ा सा लेंथी हो गया था, तो इसलिए मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो चलें स्टार्ट करते हैं। उसके बाद कहा जाता है कि आपने जितने भी इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं उनको तो अपने सामने रखना ही है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनको आपने अपने सामने रखना है और कोशिश करनी है कि उनके सोल्यूशन आपके पास पहले से हों। जैसे कि क्वेश्चन है कि विच रिसोर्सेज आर मोस्ट डिफ़िकल्ट टू ऑब्टेन। जब आपने काम स्टार्ट करना है, आपने अपना वेंचर स्टार्ट करना है, तो ऐसी कौन सी रिसोर्सेज हैं जो आपके लिए मोस्ट डिफ़िकल्ट होंगी, आप उन्हें कैसे ऑब्टेन करेंगे, इस सब की इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। उसी तरह वो कह रहा है कि व्हाट हर्डल्स और इश्यूज़ कैन बी फेस्ड, आपको कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं, उनके सॉल्यूशंस आपने निकाले हों। सीकिंग मार्केट इन्फॉर्मेशन इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट एंड रन। अपने मार्केट की इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके पास होनी चाहिए अपने बिज़नेस को चलाने के लिए, स्टार्ट करने के लिए। ठीक है। उसके बाद फिर इन्वेस्टर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। आपके जो कंपिटिटर्स हैं उनके अबाउट जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको सब कुछ पता होना चाहिए। उसके बाद वो कहता है कि एक टर्म यूज़ की जाती है, एंटरप्रेन्योरशिप मायोपिया। ये क्या है कि देखें, जब कोई एंटरप्रेन्योर बनने की सोचता है तो वो किसी एक एंटरप्रेन्योर को अपने जहन में कंसिडर करता है। अब हमें उन एंटरप्रेन्योर के बारे में पता होता है जो सक्सेसफुल हो चुके होते हैं, जो अब एक कामयाब बिजनेसमैन होते हैं, लेकिन उन्होंने क्या प्रॉब्लम्स फेस की वो हमें नहीं पता होता, या हम उनको कंसिडर ही नहीं करते, उनकी स्ट्रगल्स को कंसिडर नहीं करते, और फिर हम बहुत जल्द ही ये अपने आप पे एस्टिमेट करने लग जाते हैं कि भाई हम तो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाए, हमसे तो ये हुआ ही नहीं, और हम जो है डिसर्टेड हो जाते हैं। तो इसलिए ये जो एंटरप्रेन्योरशिप मायोपिया है, इस कॉन्सेप्ट को नहीं होना चाहिए। हमें जितनी मेहनत करेंगे, जितना फोकस करेंगे अपनी उस चीज़ पे, उतनी ही उस हमें कामयाबी मिलेगी। उसके बाद हमारे पास टॉपिक 17 आ जाता है, हाउ टू बाय बिजनेस। अब हम नेक्स्ट जो जितना भी हमारे टॉपिक्स हैं इस लेक्चर की, उसमें हम उस बिज़नेस के बारे में बात करेंगे जो हम चलता हुआ बिज़नेस ख़रीद रहे हैं। पहले हम बात कर रहे थे ऐसे वेंचर की जो हम स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन अब हम बात करेंगे ऐसा बिज़नेस जो एग्जिस्ट कर रहा है, जो एक रनिंग बिज़नेस है, उसे हम जब बाय करते हैं। तो चलते हुए कारोबार को ख़रीदते वक्त किन चीज़ों का ख्याल रखना है वो हम यहाँ देखेंगे। तो सबसे पहले उसमें जो चीज़ है वो है कि रेलेवेंट इंडस्ट्री एक्सपीरियंस। कि आप जो बिज़नेस बाय कर रहे हैं उस इंडस्ट्री के बारे में, उस बिज़नेस के बारे में आपको कोई एक्सपीरियंस है, आपकी कोई इन्फॉर्मेशन है, क्या आप उस इंडस्ट्री में काम करते हैं, या आपको कोई एक्सपीरियंस है कि आप उस बिज़नेस को चला पाएंगे, इस चीज़ की कंफर्मेशन होनी चाहिए। उसके बाद है क्या इसमें पोटेंशियल है कि वो ग्रोथ कर सकेगा, यानी कि जो भी आप बाय कर रहे हैं बिज़नेस को, क्या उस बिज़नेस में इतना पोटेंशियल है कि वो फ्यूचर में मेंटेन रहे और ग्रो करता रहे। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो ये है कि इसके कस्टमर कौन से हैं। सबसे पहले देखिए, नॉलेज अबाउट करंट कस्टमर ऑफ द बिज़नेस। जो बिज़नेस है जिसे आप बाय कर रहे हैं उसके जो कस्टमर हैं वो कौन हैं, उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। फिर उसके बाद सर्टेन प्रैक्टिसेस रिगार्डिंग पेमेंट मेथड। फिर आपने ये सोचना है कि मैंने पेमेंट किस तरीके से करनी है, क्या मैंने सारी कैश पेमेंट कर देनी है, क्या मैंने फुल पेमेंट एक ही दफ़ा में कर देनी है, या मैंने जो है वो स्टेप बाय स्टेप पेमेंट करनी है, थोड़े थोड़े करके पैसे देने हैं, इस चीज़ के बारे में भी आपने सोचना है। उसके बाद लायबिलिटीज़ और रिसीवेबल मस्ट। अब अपने जहन में ये चीज़ रखनी है कि जो हम बिज़नेस बाय कर रहे हैं, क्या उस बिज़नेस पे कर्ज़े तो नहीं है। ऐसा ना हो कि बिज़नेस बाय करने के बाद हमें पता चले कि ये तो कर्ज़े में डूबा हुआ बिज़नेस था, तो हम उसके कर्ज़े ही उतारते रह जाएं, या फिर हमें भी आगे कहीं सेल करना पड़ जाए। ठीक है, तो इस चीज़ को आपने जहन में रखना है। उसके बाद जो है कहता है, इज़ इट रिलेटेड टू योर एग्जिस्टिंग बिजनेस। अब ऐसा है कि आप मसलन कंसीडर कर लें कि आप पहले से कोई बिज़नेस चला रहे हैं और फिर आप एक नया बिज़नेस बाय करना चाहते हैं, जैसे कि कोई आप जो है वो फूड की शॉप चला रहे हैं और फूड से रिलेटेड ही कोई आप बिज़नेस बाय करना चाहते हैं, तो आप चाहते हैं कि दोनों को पैरेलल में लेके चल सकूं। तो जब आप इस तरह बिज़नेस एक आप रन कर रहे हैं बिज़नेस, और फिर आप कोई बिज़नेस को बाय कर रहे हैं, तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपके जो दोनों बिज़नेस हैं क्या वो आपस में रिलेटेड हैं, क्या उनसे आप प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं।
ठीक है। उसके बाद हमारे पास कुछ आ जाती हैं एडवांटेजेस, यानी कि आप चलता हुआ बिज़नेस जब ख़रीदते हैं तो उसके बहुत सारे एडवांटेजेस भी होते हैं और डिसएडवांटेज भी। तो सबसे पहले एडवांटेजेस देखेंगे। एडवांटेज क्या है इसके? सबसे पहले ये है कि मे कंटेन टू बी सक्सेसफुल, यानी कि आप उम्मीद रख सकते हैं कि ये बिज़नेस जो है ये कामयाब चल रहा था तो ये आगे फ्यूचर में भी कामयाब ही चलता रहेगा, यानी कि आप इस चीज़ की जो है उम्मीद रख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एडवांटेज क्या है कि बेस्ट लोकेशन। हो सकता है कि ऑलरेडी आपको एक अच्छी लोकेशन पे आपका जो है बिज़नेस मिल जाए, आपको उसके लिए तगोदो ना करनी पड़े और आपको एक बेस्ट लोकेशन मिल जाए। उसके बाद जो एडवांटेज है वो ये है कि आपके एम्प्लॉयज़ और सप्लायर जो हैं वो ऑलरेडी काम कर रहे हैं। आपको उन्हें ट्रेनिंग देने की ज़रूरत नहीं है, आपको उन्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपना काम पहले से कर रहे हैं, वो स्टेबल हैं, अपना काम समझते हैं कैसे करना है, तो उन पे आपको जो है एफ़र्ट करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो इसकी एडवांटेज है वो है फ़िक्स्ड एक्सपेंसेस। आपको नए इक्विपमेंट वगैरह नहीं ख़रीदने पड़ेंगे। जो चीज़ चल रही है आपको, यानी कि एक आपने बिज़नेस बाय कर लिया है, अगर वो एक अच्छा चलता हुआ बिज़नेस है तो आपको उस पर एक्स्ट्रा अमाउंट जो है वो नहीं लगानी पड़ेगी। जो एक्सपेंसेस हैं वो फ़िक्स हैं, आपको पता होंगे कि आपने क्या करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो है प्रोडक्शन क्वालिटी। आपको प्रोडक्शन की क्वालिटी भी पहले से पता होगी कि ये जो बिज़नेस था ये किस तरह की क्वालिटी प्रोवाइड कर रहा था और आपने अब किस तरह की क्वालिटी प्रोवाइड करनी है। इसके लिए भी आपको स्क्रैच से सोचना नहीं पड़ेगा। उसके बाद जो हमारे पास एडवांटेज है वो है इन्वेंट्रीज ऑलरेडी इन प्लेस। आपको पहले से पता होगा कि कितना सामान जो हमारे स्टोर हैं उनमें कितना सामान रह जाए तो पीछे से हमने और सप्लाई भेजनी है, फिर हमने और बनाना स्टार्ट करना है, ठीक है ना। तो इन्वेंट्री के बारे में भी आपको पहले से पता होगा। उसके बाद जो एडवांटेज है वो है एक्सपीरियंस ऑफ प्रीवियस ओनर माइट बी यूज़फुल। अब देखिए, प्रीवियस ओनर जो था, पहले वाला ओनर जिससे आपने बिज़नेस ख़रीदा है, उसने इस पे बहुत सारा काम किया हुआ है, तो आप उससे फ़ायदा उठा सकते हैं, उसके एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठा सकते हैं। उसके साथ अब क्योंकि आप मिल चुके हैं तो आप उससे इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं। और इसके बाद जो एडवांटेज है हमारे पास वो है सेव द टाइम, एनर्जी एंड कॉस्ट। आपने एक अगर नया वेंचर स्टार्ट करते तो उसके लिए आपको बहुत सारा टाइम, एनर्जी और कॉस्ट चाहिए होनी थी। लेकिन अगर आप एक बिज़नेस बाय करते हैं जो रनिंग बिज़नेस है तो उसमें आपकी बहुत सारी टाइम, एनर्जी और कॉस्ट जो है वो बच जाती है। और उसके बाद जो हमारे पास लास्ट एडवांटेज लिखा हुआ है वो है कस्टमर्स एंड मार्केट आर ऑलरेडी डेवलप। आपको अपने कस्टमर नहीं बनाने पड़ेंगे, आपको अपनी मार्केट नहीं डेवलप करनी पड़ेगी, क्योंकि वो बिज़नेस पहले से चल रहा था। तो आपको जो है आपको कस्टमर्स और मार्केट पे एफ़र्ट नहीं करनी पड़ेगी। अब क्योंकि हमने एडवांटेजेस देखे हैं तो हर चीज़ के एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों होते हैं। तो ऐसा नहीं हम कह सकते कि अगर हम बिज़नेस बाय करते हैं तो हमारे पास जो है उसके सिर्फ एडवांटेज ही होंगे। नहीं, ये कोई बहुत इजी स्टेप नहीं होता, इसमें भी बहुत सारे डिसएडवांटेज हो सकते हैं। तो चलिए डिसएडवांटेज देखते हैं। सबसे पहले तो ये है कि नॉट हैव प्रॉपर सप्लाई चेन और डिलीवरी, यानी कि कहते हैं कि हो सकता है कि वो जो है उसमें कोई प्रॉपर सप्लाई चेन या डिलीवरी सिस्टम ही अच्छा ना हो, यानी कि जो आपका बिज़नेस है उसका मॉडल, उसका स्ट्रक्चर ही अच्छा ना हो, वो अच्छे से काम ही ना कर रहा हो, तो तभी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। फिर हो सकता है कि वो इतना प्रॉफिटेबल ना हो जितना वो लग रहा था, जितना वो देखने में शो हो रहा था। जब आप उसे बाय कर लेते हैं तो आपको पता चलता है कि नहीं, ये जो है बहुत कम प्रॉफिटेबल है, जो हमारा अंदाज़ा था, ये जो हमें नज़र आ रहा था। अब ऐसा हो सकता है कि आपको जो लोकेशन मिली है वो अनसेटिस्फैक्ट्री हो, यानी कि आपको ऐसी लोकेशन मिली है जो आपके घर से बहुत दूर हो या आपके जो कस्टमर हैं उनसे बहुत दूर हो। ऐसी लोकेशन जिस पे आपके जो हैं, आपको जो सामान प्रोवाइड कर रहे हैं उनको इजीली वो ना वहाँ पहुँच सकते हों। मतलब ऐसी लोकेशन जहाँ पे जाते हुए या वापसी पे या वहाँ पे काम करते हुए आपकी कॉस्ट में इजाफा हो जाए, तो वो अनसेटिस्फैक्ट्री लोकेशन होगी। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको जो बिज़नेस मिले उसकी लोकेशन जो है अनसेटिस्फैक्ट्री हो, तो ये भी आपको जो है नुकसान हो सकता है। उसके बाद वो कहता है कि फिर वो ये देखें, यहाँ कह रहा है आउटडेटेड इन्वेंट्री के बारे में। कहता है कि जो इक्विपमेंट आपको मिले हैं बिज़नेस के अंदर, जब आप काम करने लगें तो ऐसा ना हो कि आपको पता चले कि वो जो है बिज़नेस में वो जो हम चीज़ें यूज़ कर रहे थे, जो मशीनरी थी,
वो तो काम ही नहीं कर रही, या ऐसा कि आपका जो कंपटीटर है वो तो जदीद टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है और आपके पास बहुत पुरानी है, ये आपको नुकसान हो सकता है। ठीक है ना, डिसएडवांटेज भी बहुत सारे हैं अगर एडवांटेजेस हैं तो। इसी तरह आगे लिखा हुआ है कि लायबिलिटीज़, जैसे हमने कर्ज़े की पहले बात की थी कि जो है वो आपका कर्ज़ों में डूबा हुआ हो बिज़नेस, तो आप कर्ज़े ही उतारते रह जाएं। फिर वो कहता है देयर हैव बीन मैनी एग्जांपल्स इन विच ड्यू टू नेगेटिव ब्रांड इमेज। ऐसा हो सकता है कि वो जो आपने बिज़नेस बाय किया है उसका ब्रांड इमेज बहुत बुरा हो, जो है लोग उसके बारे में अच्छी राय ना रखते हों, तो भी आपको उसमें नुकसान हो सकता है। ठीक है, उसके बाद क्रूशियल इन्फॉर्मेशन और डॉक्यूमेंटेशन माइट बी मिसिंग। ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन, कुछ डॉक्यूमेंटेशन मिसिंग हो जाए जो बहुत ज़रूरी थी। या एक जो बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है वो ये है कि आपने जिससे बिज़नेस बाय किया है, आपके बिज़नेस के सारे सीक्रेट्स उसको पता हैं। अब ऐसा हो सकता है कि वो सेम इसी से मिलता जुलता जो है वो बिज़नेस स्टार्ट कर ले आगे जाके, और क्योंकि उसे सारे सीक्रेट्स पता हैं तो वो तो इजीली हैंडल कर सकता है। इसी तरह जो आपके पास एम्प्लॉय हैं वो ट्रेंड हैं, आप तो इस मतलब बेस पे काम कर रहे हैं ना कि मेरे एम्प्लॉय ट्रेंड है। हो सकता है जो आपके एम्प्लॉय हैं वो अपने पहले वाले ओनर के साथ लॉयल हों, जब वो बिज़नेस स्टार्ट करे तो ये रिज़ाइन करके उसके पास चले जाएं। तो इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो आपको बाइंग बिज़नेस बाय करने पर फेस करनी पड़ती हैं। अब हमारे पास आगे स्टार्ट होता है टॉपिक हमारा 18। इसमें हम ये जानेंगे कि वह बंदा जो बिज़नेस बेच रहा है वो क्यों बेच रहा है। हम जानने की कोशिश करेंगे उस बंदे से कि जो अपने बिज़नेस को सेल कर रहा है आखिर क्या वजह है कि वो क्यों सेल कर रहा है। हाँ, हो सकता है कि वो आपको सही आंसर ना दे, लेकिन फिर भी आप उसके आंसर से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो बिज़नेस जो है उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बिज़नेस आपको प्रॉफिटेबल होगा या नहीं। तो चलिए कुछ ऐसी रीज़न्स देखते हैं जो बिज़नेस सेल करने वाला आपको बता सकता है कि मैं इस वजह से जो है अपना बिज़नेस सेल कर रहा हूँ। अब देखिए, सबसे पहली वजह ये हो सकती है कि जो ऑनर है वो बहुत ओल्ड एज हो गया है या वो बहुत बीमार हो गया है, वो अब इस बिज़नेस को जो है हैंडल नहीं कर सकता, इसलिए वो सेल कर रहे हैं। ठीक है, एक वजह तो ये हो गई कि अब जो है बिज़नेस को कोई हैंडल नहीं कर सकता, जो ऑनर हैं वो बहुत ओल्ड एज हो गए हैं या फिर जो है बीमार हैं तो वो नहीं कर सकते, इसलिए हम सेल कर रहे हैं। तो एक तो ये वजह आपको बिज़नेस की बताई जा सकती है। एक वजह ये हो सकती है वो कहें कि हम जो हैं जगह चेंज कर रहे हैं, या प्रोबेबली हम अपना जो कंट्री है वो किसी और कंट्री में शिफ्ट हो रहे हैं, तो अब पूरे बिज़नेस को तो साथ नहीं लेके जाया जा सकता, तो इसलिए हम अपने बिज़नेस को सेल कर रहे हैं। अब तीसरी रीज़न वो आपको ये बता सकता है, कहता है कि जी मैं बिज़नेस तो चला रहा था, मेरा बिज़नेस बड़ा अच्छा चल रहा है, लेकिन क्योंकि मेरा बिज़नेस ज़रा बहुत बड़े लेवल का नहीं है, छोटा बिज़नेस है, और मुझे कहीं किसी कंपनी से बहुत अच्छी जो है वो अपॉर्चुनिटी मिली है तो मैं उसे ज्वाइन करना चाहता हूँ और इसलिए मैं बिज़नेस को सेल कर रहा हूँ। ठीक है, आपको एक ये वजह भी बताई जा सकती है। उसके अलावा आपको ये वजह पता चल सकती है कि भाई ये जो बिज़नेस था ये बहुत प्रॉफिटेबल नहीं रहा, इसमें कोई ख़ासा प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो इसलिए हम जो है इसे सेल कर सकते हैं, सेल कर रहे हैं। या आपको ये वजह बताई जा सकती है कि ये पहले किसी की फ्रेंचाइज़ थी तो बहुत अच्छी चल रही थी, अब जो है फ्रेंचाइज़र वालों ने कहा कि बस हमने 5 साल ही देना था, अब हमने और आपको फ्रेंचाइज़ अपनी नहीं देनी, तो ब्रांड का नाम ख़त्म हो गया है। अब जब हम लोकल नाम से चला रहे हैं तो वो चल नहीं रही, हमें कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हो रहा, इसलिए हम इसे सेल कर रहे हैं। और एक आपके पास ये वजह हो सकती है कि वो सेल करने वाला कहे कि भाई ये जो बिज़नेस है मुझे नज़र आ रहा है कि ये फ्यूचर में जो ग्रो नहीं कर सकता, फ्यूचर में इसका स्कोप नहीं है, तो इसलिए जो है मैं इसे सेल कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आपके पास बहुत सारी कंडीशंस हमने बता दिया। जो पहली वाली 3 कंडीशंस थी जिनमें जो है आपका ऑनर वो ओल्ड एज है या बीमार है इस वजह से वो सेल कर रहे हैं, या फिर ये कि वो कहीं शिफ्ट हो रहे हैं इस वजह से सेल कर रहे हैं, या उसे उससे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई थी तो वो उसे सेल कर रहे हैं, लेकिन बिज़नेस अच्छा है, बिज़नेस सही चल रहा है, तब तो आप उससे बाय कर सकते हैं, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, वो तो अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। लेकिन जो लास्ट वाली 3 हमने डिस्कस की हैं जिसमें वो आपसे कह रहा है कि नहीं भाई ये प्रॉफिटेबल नहीं है इसलिए मैं इसे सेल कर रहा हूँ, या कोई ये फ्रेंचाइज़र था और अब लोकल ब्रांड हो गया तो लोग नहीं मानते इसलिए सेल कर रहा हूँ, या फिर कि फ्यूचर में इसका कोई स्कोप नहीं है इसलिए, तो ये 3 ऐसी कंडीशंस हमारे पास आई हैं कि जिन्हें
हमें बाय नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि ये आपको अच्छे रीज़नेबल रेट में मिल रहे हों, या आपको सस्ता मिल जाए ये बिज़नेस, लेकिन फिर भी ये अच्छी कंडीशंस नहीं हैं बाय करने के लिए। उसके बाद हमारे पास टॉपिक 19 आ जाता है। इसमें हम बात उसी चीज़ की कर रहे हैं कि हमने एक बिज़नेस को बाय करना है, तो बिज़नेस को बाय करते हुए हमें उसके फाइनेंशियल डाटा को भी सामने रखना चाहिए। तो उसके फाइनेंशियल डाटा को जब हम सामने रखेंगे तो सबसे पहली चीज़ जो हमारे पास आती है वो ये है कि हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और टैक्स रिटर्न्स जो हैं पिछले 5 साल के, वो सब जो हैं वो हमें एनालाइज करने चाहिए। यानी कि इनकी जितनी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनको अच्छे से रिव्यू करें, इससे अंदाज़ा होगा कि बिज़नेस कैसा चल रहा है। अब सेकंड पॉइंट ये है कि हो सकता है जो आपको फाइनेंशियल डाटा दिया जाए वो गलत हो। ऐसा हो सकता है कि वो आपके साथ मिसलीडिंग करें, वो आपको गलत डाटा दे दें। जैसे सबसे पहले आपको जो एसेट्स हैं वो ओवर वैल्यूड करके दे दिए जाएँ। एसिड्स जो हैं उनकी कीमत ज़्यादा लगाई हो। एसिड्स आप जानते हैं वो सामान जो उनके पास पड़ा हुआ है, जो जिस सामान को वो यूज़ कर रहे हैं या जो उनके बिज़नेस का सामान है, उसकी वो आपको वैल्यू बहुत ज़्यादा लगा के दे दें तो वो एसिड्स है ओवर वैल्यूड हो जाए। इसी तरह जो आपके एक्सपेंसेस हैं उन्हें ओवर रेटेड या अंडर स्टेटेड कर दिया जाए। इनकम जो है उसको बढ़ा चढ़ा के आपको बता दिया जाए कि हमें इतनी इनकम मिलती है, ठीक है। उसके बाद इसी तरह अनरिकॉर्डेड डेब्ट्स जो हैं, कर्ज़े जो हैं वो आपको ना बताए जाएं या वो आपको कम करके बता दिए जाएं। इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपको आ सकती हैं, तो आपने फाइनेंशियल डाटा को अच्छे से एनालाइज करना होता है। और थर्ड चीज़ जो है एडजस्ट एसेट्स वैल्यूएशन टू रिफ्लेक्ट द ट्रू स्टेट ऑफ बिजनेस। तो आपने इन सब एसेट्स को, इनकी वैल्यू को जो है वो खुद से ट्रू स्टेट यानी कि खुद से एनालाइज करना होता है। उसके बाद हमारे पास जो है टॉपिक 20 आता है, जिसमें हम फैसला करें। अगर अब ये क्या है कि इसमें आपने फैसला कर लिया है कि आपने चलता हुआ कारोबार लेना है, तो इसे अच्छे से इवेल्युएट करेंगे। और इवेल्युएट करने के यहाँ हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं, तो वो स्टेप्स देखेंगे। यहाँ पे हमारे पास जो हैं वो स्टेप्स हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है ना, वो कहते हैं कि प्रोफेशनल सर्विसेज माइट बी रिक्वायर्ड। अब आपने जब लेना है, माइंडसेट कर लिया है कि हम लेंगे, तो उसके लिए आपको किसी प्रोफेशनल को अपने साथ रखना होगा। वो प्रोफेशनल कौन हो सकते हैं? सबसे पहले एक आपके पास अकाउंटेंट होना चाहिए। जब आप लाखों रुपए लगा रहे हैं किसी बिज़नेस में, तो चंद हज़ार देने से अकाउंटेंट को अगर आपका काम जो है वो सारा अच्छे से हो सकता है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तो एक जो एक्सपर्ट है वो आपके पास अकाउंटेंट होना चाहिए। दूसरा एक्सपर्ट या दूसरी जिस प्रोफेशनल की बात की जाती है वो आपके पास अटॉर्नीज़ होने चाहिए, यानी कि आपके पास कोई वकील होना चाहिए। इतना बड़ा काम है तो जितने भी लीगल आर्ग्यूमेंट्स हों वो आपके पास कवर अप होने चाहिए। और थर्ड चीज़, जो थर्ड प्रोफेशनल है, वो आपके पास वो एक्सपर्ट्स होने चाहिए जिस फील्ड से आपका बिज़नेस रिलेटेड है, जो बिज़नेस आप बाय कर रहे हैं उस फील्ड से रिलेटेड जो एक्सपर्ट्स लोग हैं वो आपके पास होने चाहिए, ठीक है। तो ये 3 लोग हैं जो आपके साथ होने चाहिए जब आपने फाइनलाइज़ करना है। उसके बाद हमारे पास आता है एवल्यूशन मेथड। अब हमने मालूम करना है कि जो बिज़नेस है उसकी वैल्यू कैसे मालूम करें, जो बिज़नेस हमने बाय करना है वो कितने का हो सकता है, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो इसके हमें 4 मेथड्स बताए हुए हैं। सबसे पहला मेथड है एसिड बेस्ड वैल्यूएशन अप्रोच, यानी कि जो एसिड्स हैं आपके पास उनकी प्राइस आप मालूम करें, मार्केट से पता करें कि ये जो एसिड्स हैं इनकी क्या कीमत होगी, और उस कीमत के हिसाब से जो है आप बिज़नेस को बाय कर लें। ये बायर के लिए तो बहुत फ्रेंडली होता है, बायर को तो इससे बहुत फ़ायदा होता है, लेकिन सेलर जो होता है वो इस पे एग्री नहीं करता, क्योंकि ये जो है रनिंग बिज़नेस के लिए कोई अच्छी अप्रोच नहीं है। एसिड्स जो हैं उन पे तो जो सेलर है उसने अपने पैसे या अपना टाइम या चीज़ पैसे लगाए हुए हैं, लेकिन जो रनिंग बिज़नेस पे उसकी एफ़र्ट्स हैं वो उसे ऐसे सेल नहीं करेगा। तो उसके बाद हमारे पास दूसरी जो अप्रोच आती है वो है मार्केट बेस्ड वैल्यूएशन अप्रोच। इसमें क्या किया जाता है कि आप देखें सिमिलर साइज़ का, सिमिलर सिचुएशन का अगर किसी ने कोई बिज़नेस सेल किया है, तो आप उसकी प्राइस देखें उसने कितने में सेल किया है या उसने कितने में बाय किया है, और उसी से आगे पीछे कुछ करके तो आप अपनी प्राइस को सेट कर लें। तो ये मार्केट बेस्ड वैल्यूएशन अप्रोच होती है। और ये जो है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस मैटर इज़ बिट डिफ़िकल्ट, ये थोड़ी सी मुश्किल होती है, क्योंकि एक तो सेम उसी तरह का बिज़नेस मिलना थोड़ा मुश्किल है, और फिर उसके हिसाब से जो है चीज़ों को मैनेज करना बहुत मुश्किल, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। उसके बाद जो थर्ड चीज़ है वो अर्निंग बेस्ड वैल्यूएशन अप्रोच है।
ये ऐसी अप्रोच है कारोबार की अर्निंग कितनी है, कारोबार से कितना प्रॉफिट हो रहा है, या आप समझ लें कि टोटल कितना पैसा आ रहा है। उसी हिसाब से आप जो है अपने प्राइस को सेट कर सकते हैं। अगर अर्निंग ज़्यादा है तो आप ज़्यादा प्राइस में बाई कर सकते हैं बिज़नेस को, अगर अर्निंग कम है तो आप कम पैसों में बाई कर सकते हैं। तो ये जो है अर्निंग बेस्ड वैल्यूएशन है। उसके बाद जो फोर्थ आती है वो कैश फ्लो बेस्ड वैल्यूएशन अप्रोच। इसमें आप पास्ट में देखते हैं कि कैश फ्लो कैसा रहा है इस बिज़नेस का, और फ्यूचर में इसका कैश फ्लो कैसा रहेगा। इस बेस पर आप जो है अपना प्राइस सेट करते हैं। और ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, लेकिन ये बेस्ट प्रोसीजर है। इसमें आपको प्रोफेशनल की हेल्प चाहिए होती है। अब अगर आप जैसे मसलन आप अर्निंग बेस पे कर रहे हैं कि ये कितना कमाता है, उस हिसाब से हम पैसे सेट कर लेते हैं, तो उसके लिए आपको कैपिटलाइजेशन को भी सामने रखना होगा कि उसका कैपिटलाइजेशन रेट क्या है। यानी कि कैपिटलाइजेशन ये चीज़ है कि उसमें से अर्निंग जितनी आ रही है, पैसे जितने आ रहे हैं, उसमें से कितना हिस्सा जो है वो बिज़नेस पर लग रहा है। अगर तो जितनी अर्निंग आ रही है, जितने पैसे आ रहे हैं, उसका ज़्यादातर हिस्सा जो है वो बिज़नेस पे ही लगा जा रहा है, तो इसका मतलब है कि वो ज़्यादा अच्छा जो है वो बिज़नेस नहीं है, उसका जो कैपिटलाइजेशन रेट है वो बहुत ज़्यादा है, वो एक रिस्की बिज़नेस हो जाएगा। और अगर जो है बिज़नेस पे कम लग रहा है और आपको प्रॉफिट ज़्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब है कि कैपिटलाइजेशन रेट इसका कम है। ठीक है, तो इसी हिसाब से आपके दो जो टर्म्स होती हैं, एक तो रिस्की बिजनेस होता है, प्रोजेक्टेड ग्रोथ। इसके लिए मैं इधर स्लाइड्स पे ये देखें, हमारे पास जो है रिस्क जो है वो ज़्यादा कब होगा, जब आपकी कैपिटलाइजेशन रेट ज़्यादा होगा। और कैपिटलाइजेशन रेट मैंने आपको बताया कब ज़्यादा होगा, कि जब आपका जो पैसा आ रहा है उसमें से ज़्यादातर हिस्सा जो है वो आपके बिज़नेस पे ही स्पेंड हो रहा है, आपके बिज़नेस पे ही जो खर्च हो रहा है। तो इसका मतलब है कि कैपिटलाइजेशन रेट ज़्यादा है। तो जब ज़ाहिर है कैपिटलाइजेशन रेट ज़्यादा होगा तो फिर वो जो है रिस्की हो जाएगा, रिस्क भी उसमें ज़्यादा हो जाएगा, और आपकी फ़र्म की वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी। और ज़ाहिर है फिर अगर रिस्क कम होगा, कैपिटलाइजेशन रेट जो है वो कम होगा, तो रिस्क कम हो जाएगा और फ़र्म की वैल्यू भी कम हो जाएगी। इसी तरह प्रोजेक्टेड ग्रोथ होती है। अगर तो आपकी जो फ़र्म है, आपकी जो आप बाय कर रहे हैं बिज़नेस, उसकी ग्रोथ बहुत हाई है, तो इसका मतलब है कि उसका फिर कैपिटलाइजेशन रेट कम होगा। तो इसका मतलब है जब उसकी ग्रोथ ज़्यादा है तो फिर फ़र्म की वैल्यू भी ज़्यादा हो जाएगी। इसी तरह अगर ग्रोथ कम होगी तो फ़र्म की वैल्यू भी कम हो जाएगी। अब हमारे पास टॉपिक जो है 22 आ जाता है, जिसमें फैक्टर्स टू कंसीडर इन वैल्यूइंग अ बिज़नेस। अब कुछ नॉन क्वांटिटेटिव फैक्टर्स होते हैं जो बिज़नेस पे इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं। वो कौन से होते हैं? सबसे पहले ये देखें, मोर कंपटीशन। कहता है कि आप एक ऐसी जगह पर कारोबार को ख़रीद रहे हैं, एक ऐसी जगह पर आप बिज़नेस को बाय कर रहे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। कंपटीशन ज़्यादा होगा तो आप पर जो है वो प्रेशर भी ज़्यादा हो जाएगा। आप पर प्रेशर ज़्यादा होगा तो आपको अपनी प्रोडक्ट की प्रॉफिट जो है उस पर, और अपनी जो प्रोडक्ट है उस पर कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। ठीक है ना? जब आपका कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होता है कि आपको अपनी प्राइस पर कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। आपको जो और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिन पे कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो कंपटीशन तो अच्छा है, लेकिन बहुत ज़्यादा कंपटीशन अच्छा नहीं है। तो इसलिए ऐसी जगह पे बिज़नेस बाय करना अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं है जहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो। उसके बाद जो सेकंड चीज़ है वो ये है कि आपके कारोबार के कस्टमर ज़्यादा हो रहे हैं इस जगह पर या कम हो रहे हैं। मतलब कि आपके जो कस्टमर हैं उनका पोटेंशियल क्या है, जिस जगह पे आप बिज़नेस बाय कर रहे हैं आपको क्या लगता है कि आगे जाके उसके कस्टमर आपके बिज़नेस के कस्टमर ज़्यादा हो जाएंगे, या जो आप कस्टमर हैं इससे भी वो कम हो जाएंगे। इसके बाद जो हमारे पास थर्ड चीज़ आती है वो कहता है कि अगर फ्यूचर में इसकी अच्छी साख बन सकती है, अगर इसमें पॉजिटिव चेंज आ सकता है तो आप इसे बाय कर सकते हैं। कम्युनिटी में अगर इसकी कोई पॉजिटिव इमेज बन सकती है तो आप इसे बाय कर सकते हैं। उसके बाद जो चीज़ है वो है, कोई ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स तो नहीं है जिनमें बाद में आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई ट्रेड यूनियन के साथ या कोई एम्प्लॉयज़ के साथ कोई ऐसे एग्रीमेंट जो आगे जाके आपको प्रॉब्लम में जो है फंसा सकते हैं। उसके बाद आपकी जो बिल्डिंग है, जो आप बिज़नेस बाय कर रहे हैं, उसकी बिल्डिंग जो है उसकी सिचुएशन कैसी है। अगर तो बिल्डिंग की ऐसी बुरी हालत नहीं होनी चाहिए बिल्डिंग की कि आपको जो है बाय करते ही उस पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ जाए बिल्डिंग पर। और उसके बाद लास्ट में हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट प्राइसेस हैं। आपको ये भी जहन में रखना होगा कि जो प्रोडक्ट वो बिज़नेस दे रहा है उनकी प्राइसेस क्या हैं, क्या हम उसी प्राइसेस पे चला सकते हैं, और इस सब चीज़ों का भी आपको इसमें ध्यान रखना होगा।
अब हमारे पास आ जाता है टॉपिक 23। टॉपिक 23 में हमने क्या देखना है कि अब हमने फ़ाइनल कर लिया है कि बस ठीक है, अब हमने ये बिज़नेस ख़रीदना है, हमने सब कुछ चेकअप कर लिया, अब हमने सिर्फ क्लोजिंग करनी है। तो जब आप क्लोजिंग करेंगे तो आपको जो है कुछ चीज़ों का इसमें ख्याल रखना होगा। उसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि आप एसिड्स परचेज़ कर रहे हैं या एंटिटी। अब एसिड्स परचेज़ कर रहे हैं या एंटिटी, ये आपको ज़ाहिर कि आपको जो है कंफर्म करना होगा। अगर तो आप सिर्फ एसिड्स कर रहे हैं तो आप ज़ाहिर है एसिड्स को लेंगे मार्केट में, उनका रेट पता करवा के और बड़ी इजीली उन्हें बाय कर सकते हैं। लेकिन एंटिटी क्या है कि आप एक पूरा बिज़नेस बाय कर रहे हैं। जब आप एसिड्स को बाय करते हैं तो आपको पूरा बिज़नेस नहीं मिलता, आपको बिज़नेस का नाम नहीं मिलता। लेकिन जब आप टोटल एंटिटी को बाय करते हैं तो आपको उस बिज़नेस का नाम भी मिल जाता है। तो दोनों के रेट में फ़र्क होगा, दोनों की जो है वो चीज़ों में फ़र्क होगा। तो आपको पहले ये अपने आप को कंफर्म कर लेना है कि आप एसिड्स बाय कर रहे हैं या एंटिटी। उसके बाद जो सेकंड चीज़ है वो है इंडेमनिफिकेशन क्लॉज। ये क्या चीज़ है? किसी को इस बात की श्योरिटी देना कि अगर 1 साल या 6 महीने के अंदर कोई ऐसी चीज़ सामने आती है जो बताई नहीं गई थी, जो हमें एक्सप्लेन नहीं की गई थी और उस वजह से हमें कोई लॉस होता है, तो वो लॉस जो है वो सेलर को बेयर करना होगा। वो सेलर बर्दाश्त करेगा वो उसके उस चीज़ के बारे में जो भी लॉस होगा। तो इस तरह का 1 साल या 6 महीने का जो एग्रीमेंट होगा वो एग्रीमेंट आपको लेना चाहिए। और उसके बाद जो थर्ड चीज़ आती है और जो फाइनल चीज़ है कि आपने पेमेंट किस तरह करनी है। क्या आपने फुल पेमेंट करनी है या आपने पार्शियल पेमेंट करनी है। तो जो एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये है कि आप कभी भी फुल पेमेंट ना करें। आप हमेशा 30 to 40% जो है वो उन्हें एडवांस में पे कर दें और फिर उसके बाद आप 3 या 4 इंस्टॉलमेंट्स बनाएं और तकरीबन 1 या 1 से ज़्यादा साल का ड्यूरेशन रखें इन इंस्टॉलमेंट को पे करने के लिए, ताकि उसके दौरान अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप जो है उसे सॉल्व कर सकें। अगर आप सारी की सारी कीमत एक ही दफ़ा में पे कर देते हैं तो उसके बाद अगर आपने कोई एग्रीमेंट साइन करवाया भी हुआ है तो वो आपकी बात कभी भी नहीं सुनेंगे। उसके बाद क्लोजिंग आ जाती है, क्लोजिंग द सेल। तो इसके लिए आपको एक लॉयर जो है वो ज़रूर हायर करना चाहिए, जो है आपकी सारी लीगल चीज़ों को कंफर्म कर लें। और कोशिश करें कि जो है क्लोजिंग करते वक्त आप किसी थर्ड पार्टी को ज़रूर इन्वॉल्व करें। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।